हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक जो है प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। जो भी हमारे आने वाले प्री एग्ज़ाम्स होंगे, सिविल सर्विस के प्री एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत है। आपका चाहे करंट अफेयर से ले लीजिए या टॉपिक से ही ले लीजिए। मैंने पूरा 1 साल के जो भी करंट अफेयर है उनको भी इसी में अटैच करता जा रहा हूँ, जिससे जो है आपके करंट अफेयर भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो फैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी टॉपिक होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम पर डे जो है 10 टॉपिक को कवर करेंगे। पर डे 10 टॉपिक, जो भी हमारे टॉपिक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपका यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो या पीसीएस से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके प्री एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर केवल प्री की ही बात करेंगे और प्री के अकॉर्डिंग ही उनके फैक्टों को देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उनके जो फैक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उनको ही कवर करेंगे। हर एक टॉपिक पर, हर एक फैक्ट पे 1 से 2 मिनट का, 3 मिनट का टाइम देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो आज हमारी पहले इस सीरीज की, जो लेक्चर सीरीज की जो है, पहले 10 जो टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। जो पहले हमारे 10 टॉपिक हैं, पहला है हमारा लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। दूसरा टॉपिक है वन सर्वेक्षण 2019। तीसरा टॉपिक है हमारा क्षुद्र गृह 2018 VP1। चौथा टॉपिक है बोंडा जनजाति। 5वां है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 6वां है कड़कनाथ मुर्गा। 7वां है भौगोलिक संकेतक GI। 8वां है पांडा बॉन्ड और 9वां है परिवेश और 10वां है सिनेरियस गिद्ध। ये हमारे 10 टॉपिक हैं। हम आज इन्हीं 10 टॉपिक की चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है इससे आपको जुड़ना होगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारा पहला फैक्ट है, उसको देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। यानी जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके जो मेन फैक्ट है उनको ही कवर करेंगे। तो भारत सरकार ने 2006 में, यानी जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के जिला अथवा संगठनों द्वारा किए गए असाधारण एवं अनुभवकारों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम की योजना शुरू की है। यानी इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार के जिला संगठनों द्वारा किए गए असाधारण एवं अनुभव कार्यों को स्वीकार करने। क्लियर? इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। जो हमारे मुख्य बिंदु है, प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचार एवं महत्वाकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्य को पहचानने के लिए 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। यानी देखिए, इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2006 में हो गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन जो है वो 2014 में गया। जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में बन के आई तो उस टाइम पे जो है इस पुरस्कार का जो है पुनर्गठन, इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के कामकाज को पहचानने के लिए 2020 में पुनः एक नए तरीके की योजना बनाई गई है। यानी कि जिले में जो कलेक्टर की नियुक्ति होती है, उस कलेक्टर की नियुक्ति, तो वो कलेक्टर जो कामकाज करता है किस दिशा में, आर्थिक विकास की दिशा में, तो उसको पहचानने के लिए 2020 में इसी योजना को कुछ नए तरीके से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट, पुनर्गठित योजना के तहत
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 31 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा। यानी कि 2020 में जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाना है वो कब दिया जाएगा? 31 अक्टूबर 2020। ये डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 जो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो उन व्यक्तियों को भी याद रखिएगा किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? तो अगर आप इनके अलावा भी और भी फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे इतना ये फैक्ट हमारे लिए काफ़ी हैं, फिर भी अब इनके कुछ और फैक्टों को देख लेते हैं। इस पुनर्गठित योजना के तहत निम्नलिखित 3 क्षेत्रों की प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो कलेक्टर काम किए जाते हैं करते हैं उनका काम काज जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? आर्थिक विकास की दिशा में। तो उसके अंतर्गत यानी इस योजना के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो क्षेत्र हैं क्रेडिट फ्लो के माध्यम से समावेशी विकास, क्रेडिट फ्लो के माध्यम से समावेशी विकास, जन जागरूकता को बढ़ावा देना, जिले में स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी एवं ग्रामीण के माध्यम से जन भागीदारी, लोक प्रशासन के साथ बेहतर संपर्क और जन शिकायतों का निवारण। यानी कि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जिसमें क्रेडिट फ्लो के माध्यम से समावेशी विकास हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन वो शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें लोगों की भागीदारी, उनको लोगों को जागरूक करना, जन शिकायतों का निवारण करना और लोक प्रशासन के साथ जो है बेहतर संपर्क, लोगों के साथ संपर्क बना कर रखना। इसके अलावा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार में नमामि गंगे, जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयास को भी पहचाना जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पहचाना जा रहा है। क्लियर? तो ये फैक्ट हमारे लिए काफी थे। आगे देखिए पीएम अवार्ड पोर्टल है। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके लिए एक पोर्टल भी है। इस पोर्टल की शुरुआत यानी जिसे कहते हैं पीएम अवार्ड पोर्टल, इस पोर्टल की शुरुआत 17 जुलाई 2020 को ही की गई है। यानी अभी हाल में ही 17 जुलाई 2020 को ही इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉल सेंटर एवं संचार के माध्यम से सभी सचिवों से लेकर सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रशासकों की गतिविधि तक पहुंच बनाई है। इस पोर्टल ने कहां तक पहुंच बनाई है? सचिवों से लेकर सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रकाशकों की गतिविधि तक पहुंचे बनाई है। क्लियर? तो ये देखिए अब सामने आपको फिगर दिख रहा होगा, एक नमामि गंगे का है, इधर ये शिमला हिमाचल प्रदेश है, फाइनेंशियल सर्विस। तो इस तरह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस पीएम अवार्ड पोर्टल की शुरुआत की गई थी 17 जुलाई 2020 को। तो उसके जरिए ये जो है सचिवों तक, जो प्रशासक हैं उन तक अपनी बैठ बना रहा है, अपनी पहुंच बना रहा है। क्लियर? तो ये हमारा था आज का टॉपिक, लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। चलिए अगले टॉपिक को और बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह 2018 VP1। अब ये क्षुद्रग्रह 2018 VP1 है क्या, इसको हम समझते हैं। तो जो हमारा क्षुद्रग्रह 2018 VP1 है, ये नासा की जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्ट स्टडी के अनुसार 2 नवंबर 2020 को एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा। यानी नासा बता रही है एक स्टडी के अकॉर्डिंग, एक स्टडी यानी कि जेट प्रोफेशनल लाइब्रेरी में सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्ट स्टडी के अनुसार 2 नवंबर के यानी आने वाले 2 नवंबर 2020 को एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ठीक है, पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन इसका जो व्यास है यानी इसका जो आकार है बहुत ज्यादा नहीं है, इसका व्यास जो है बहुत कम है। यानी ये जो हमारा क्षुद्रग्रह है ये इसका जो आकार है बहुत छोटा है, आकार में बहुत छोटा है। इसका व्यास जो है लगभग 6.5 फीट है। कितना है इसका व्यास? जो है लगभग 6.5 फीट है। ठीक है, तो इससे हमारी पृथ्वी को कोई भी खास नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है सौरमंडल के ऊपरी परत को ही टच करते हुए ये क्षुद्रग्रह जाएगा। 2018 VP1 नामक क्षुद्रग्रह को 2 वर्ष पहले कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में पोलोमर वेधशाला में खोजा गया था। यानी इसकी जो क्षुद्रग्रह 2018 VP1 है, इसको
2 साल पहले जो है कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में पॉलोमर वेधशाला, कौन सी वेधशाला है, पॉलोमर वेधशाला में इसको खोजा गया था। तो 2 वर्ष पहले जब इसकी खोज हुई थी तो यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से लगभग 2,80,000 मील दूर था, किंतु नासा ने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष यह क्षुद्रग्रह 4700 मील के करीब हो सकता है। तो नासा के अनुसार इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की मात्र 0.41% ही संभावना है, यानी कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर। यानी वो जो है वायुमंडल की जो परत होगी उसको, उसकी सतह को छूते हुए जाएगी, उससे जो है पृथ्वी के या पृथ्वी के किसी भी भाग को किसी प्रकार की क्षति होने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। यदि यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो 2 नवंबर 2020 को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। क्लियर? तो इस क्षुद्रग्रह से हमारा कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, ये क्लियर है। ठीक है। द प्लेनेटरी सोसाइटी के अनुसार अंतरिक्ष में लगभग 1 बिलियन क्षुद्रग्रह होने का अनुमान है, यानी हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे क्षुद्रग्रह हैं। और द प्लेनेटरी सोसाइटी जो है वो अनुमान लगाती है कि अंतरिक्ष में लगभग 1 मिलियन क्षुद्रग्रह होने की संभावना है। 30 मीटर से अधिक व्यास वाले क्षुद्रग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि उन 1 मिलियन क्षुद्रग्रह में जो लगभग 1 मिलियन अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रह उपस्थित हैं, अगर उनमें से किसी क्षुद्रग्रह का व्यास 30 मीटर से अधिक होता है तो वो क्षुद्रग्रह जो है हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है हमारे लिए काफी था, जो हमारे फैक्ट थे काफी थे। ठीक है। अगर आप और भी इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये जैसे एक फिगर दिख रहा है, इसमें एक क्षुद्रग्रह है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिनेरियस गिद्ध। गिद्ध की जैसे ही बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि गिद्ध तो यार लुप्त हो चुके हैं। डायनासोर की बात आती है, डायनासोर लुप्त हो चुके हैं। लेकिन आज हम जो है एक नए प्रजाति की बात करेंगे। एक नया प्रजाति का गिद्ध है जिसका नाम होगा सिनेरियस गिद्ध। तो इस सिनेरियस गिद्ध के बारे में हम जानेंगे कि ये किस प्रजाति का गिद्ध है, इससे क्या फायदा होने वाला है, और इसके बारे में जो भी फैक्ट हैं उन फैक्टों को हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाल में ही ऐसा जो है हमें देखा गया है। जो सिनेरियस गिद्ध है, ये सिनेरियस गिद्ध को हाल में ही देखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसकी जो फैक्ट हैं, डिटेल है, उनको पढ़ लेते हैं। हाल में ही झारखंड यानी सिनेरियस गिद्ध की बात कहाँ से उठी है? झारखंड से उठी है। झारखंड के हजारीबाग, झारखंड के कहाँ से? हजारीबाग में। यानी हाल में ही झारखंड के हजारीबाग में 2 सिनेरियस गिद्ध देखे गए हैं, जिनको जो है एजीपियस मोनासस कहा जाता है। यानी झारखंड के हजारीबाग में 2 सिनेरियस गिद्ध देखे गए हैं। जो सिनेरियस गिद्ध हैं उनको जो है एजीपियस मोनासस भी कहते हैं। ठीक है। तो जो एजीपियस मोनासस लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य हुड वाला होता है। हुड वाला, जैसे हम एक टी शर्ट आती है हुड की, कैप टाइप की होती है, उसको हुड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक लैटिन शब्द भाषा का जो है शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? हुड वाला। क्या होता है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो सिनेरियस गिद्ध है उसको और क्या कहते हैं? तो उसको एजीपियस मोनासस के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य या इसका तात्पर्य क्या होता है? हुड वाला होता है। यह सिनेरियस गिद्ध का तात्पर्य किससे है? हुड वाला से। ठीक है। आमतौर पर सर्दियों के दौरान काले रंग एवं गुलाबी चोंच वाला यह सिनेरियस गिद्ध यूरोप और एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों से भारत जैसे गर्म स्थानों में पलायन करता है। यानी ये जो सिनेरियस गिद्ध है ये देखने में कैसा होता है? ये काले रंग का होता है और इसकी जो चोंच होती है गुलाबी होती है। तो ये जो सिनेरियस गिद्ध है ये यूरोप और एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों से जो है भारत जैसे गर्म स्थानों में पलायित होता है। कब? सर्दियों के दौरान। इस प्रवासी पक्षी के बारे में ज्ञात रिकॉर्ड से पता चला है कि यह भारत के उत्तरी हिस्सों में राजस्थान तक आता है, लेकिन झारखंड के हजारीबाग में इसे देखा जाना
वर्ड वाचर्स और शोधकर्ताओं को चौंकाने वाला है। सिनेरियस गिद्ध को IUCN की लाल सूची के निकट संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि IUCN की जो लाल सूची है, डेंजरस सूची है, जो खतरों की सूची है, यानी कि जो लाल सूची होती है उसका ये मतलब होता है कि ये जो पक्षी होता है, ये जानवर होता है, ये विलुप्त होने की कगार में है। तो उस IUCN की लाल सूची में इस पक्षी यानी सिनेरियस गिद्ध के बारे में इसका जिक्र किया गया है। तो भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं और इन प्रजातियों की जो आबादी है वो घटती जा रही है। भारत ने देश के कई हिस्सों में प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनके संरक्षण की योजना भी शुरू की है। क्लियर? ये पक्षी कहाँ से आते हैं? एशिया और यूरोप की पहाड़ी क्षेत्रों से। कब आते हैं? सर्दियों में आते हैं। जो ये हमारा सिनेरियस गिद्ध है, कहाँ देखा गया? झारखंड के हजारीबाग में। इसको और क्या कहते हैं? AGPS ओनासस कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है हुड वाला। क्लियर? ये IUCN की लाल सूची में है और भारत में 9 जो प्रजातियां गिद्धों की पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सिनेरियस गिद्ध। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिवेश। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है परिवेश। अब इस परिवेश का क्या मतलब है? परिवेश को राज्य सरकारें 15 जनवरी तक शुरू कर देंगी। यानी ये जो परिवेश है इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह हाल में ही जो हमारा जनवरी माह था, वो जनवरी माह में इस परिवेश की शुरुआत की गई थी। तो इस परिवेश का क्या मतलब है? ये एक तरह से जो एकल खिड़की, जैसे आप रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर एकल खिड़की का प्रावधान होता है। तो ये परिवेश भी एक तरह का जो है एकल खिड़की ही है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसकी शुरुआत 15 जनवरी तक जो है राज्य सरकार शुरू कर देंगी प्रशिक्षण। इसका प्रशिक्षण जो है वो जारी है। परिवेश स्कीम केंद्र स्तर पर शुरू की जा चुकी है और राज्यों ने भी इसे 15 जनवरी तक शुरू करने की योजना बना ली है। इस स्कीम को सबसे पहले गुजरात में शुरू करने की योजना है। यानी इसकी सबसे जो परिवेश है इस परिवेश की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? गुजरात में। ठीक, अब समझते हैं परिवेश है क्या। परिवेश को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। यानी जो परिवेश की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? विश्व जैव ईंधन दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी जो परिवेश है उसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था, जो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली हेतु एकल खिड़की सुविधा है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया था। इसमें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विचार को भी शामिल किया गया है। परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है। परिवेश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिए पर्यावरण, वन्यजीव तथा तटीय क्षेत्रों की स्वीकृतियां आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। यानी ये जो परिवेश शुरू किया गया है, मतलब बाहर वेश में बाहर की वेशा, यानी वातावरण की बात की गई है। इस वातावरण में जो जीव जंतु, जो वन्यजीव हैं, जो पर्यावरण है, जो वन है, उनकी जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी चर्चा की गई है। उनसे संबंधित यहाँ पे दस्तावेज, मंत्रालय जो दस्तावेज होंगे उनके प्रबंधन की जो संपूर्ण प्रक्रिया उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। एक एकल खिड़की का प्रावधान करके परिवेश का नाम दिया गया है। क्लियर? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया है। यानी परिवेश की डिजाइन और इसको डेवलप किसने किया है? NIC न्यू दिल्ली ने। यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। यानी इसमें किन दो लोगों का हाथ है? NIC न्यू दिल्ली का और पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी डिजाइन को विकसित किया है। इसकी डिजाइन बनाई है और इसको डेवलप किया है। परिवेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता
परिवेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिए एकल पंजीयन है, यानी कि एकल है, एकल, ठीक है, परिवेश, सिंगल विंडो। क्लियर। तो ये जो परिवेश था ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। और चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पोंडा बॉन्ड। ये पोंडा बॉन्ड जो है चीन से संबंधित है और इसको जो है पाकिस्तान में इसका प्रयोग किया गया था। तो उसके बारे में, पोंडा बॉन्ड के बारे में हम जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जो हमारा पोंडा बॉन्ड है, पाकिस्तान की कैबिनेट ने, जो पाकिस्तान की कैबिनेट है उस कैबिनेट ने चीन के पूंजी बाजारों से ऋण लेने के लिए पहली बार रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दे दी है। यानी पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसने फर्स्ट टाइम चीन के पूंजी बाजारों से लोन लेना चाहे, ऋण लेना चाहे, तो उस ऋण लेने के लिए पहली बार जो है रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है। किसकी? रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड, याद रखिएगा, रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी है। इस फैसले के जरिए पाकिस्तान ने चीन की मुद्रा रेनमिंबी को अमेरिकी डॉलर के बराबर का दर्जा देने के लिए भी कदम उठाया है। यानी कि जो रेनमिंबी है ये डॉलर के इक्विवेलेंट नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये फैसला लिया गया है कि इस रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड को जो है हम अमेरिकी डॉलर के बराबर, उसके इक्विवेलेंट ही दर्जा देंगे। पाकिस्तान का उद्देश्य इस बॉन्ड के जरिए चीन के पूंजी बाजार में 500 मिलियन से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि एकत्र करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक दोनों ने पहली बार अक्टूबर 2005 में एक ही दिन 2 पोंडा बॉन्ड जारी किए थे। दोनों किसने? एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इन दोनों ने पहली बार अक्टूबर 2005 में एक ही दिन 2 पोंडा बॉन्ड जारी किए थे। क्लियर। तो हमें पता चल गया कि जो पोंडा बॉन्ड होता है ये होता क्या है। चलिए अगले जो हमारे टॉपिक उसकी ओर बढ़ते हैं। ककड़नाथ मुर्गा। ककड़नाथ मुर्गा, ये हमारा ककड़नाथ मुर्गा है। इसको हम जो है काली मासी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काले रंग का होता है, इसका मांस जो है काले रंग का होता है। इसको हम जो है काला मासी कहते हैं या कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा या काला मासी, कड़कनाथ या काला मासी मुर्गा कहलाता है। तो ये जो है हाल की ही घटना है और इसके बारे में हम जानते हैं। जो कड़कनाथ मुर्गा है ये क्या है। हाल में ही मध्य प्रदेश के झबुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को टीम इंडिया की डाइट में ककड़नाथ मुर्गा शामिल करने की सलाह दी है। यानी बीसीसीआई को मध्य प्रदेश के झबुआ में स्थित जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने बीसीसीआई को ये सलाह दी है कि इंडिया टीम है उसकी डाइट में ककड़नाथ मुर्गा शामिल किया जाए। इसलिए ये चर्चा का विषय है। जो हमारा ककड़नाथ मुर्गा होता है ये कम कोलेस्ट्रॉल, कम फैट और अधिक प्रोटीन होने की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इस मुर्गे में आप जानते हैं मांस जो होता है, मांस में जो फैट होता है, लेकिन ये कम फैट वाला, कम कोलेस्ट्रॉल वाला, लेकिन अधिक प्रोटीन वाला मुर्गा है। इसी वजह से इसको दुनिया भर में जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इसे काला मासी भी कहा जाता है। कड़कनाथ मुर्गे का गोश्त जो है उत्कृष्ट औषधि गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। पिछले कुछ समय से कड़कनाथ की मार्केटिंग के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 2017 में झबुआ के कड़कनाथ को जीआई टैग, जीआई यानी ग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला था। यानी इसको एक संकेत मिला हुआ था। किसको? कड़कनाथ को। 2017 में झबुआ के कड़कनाथ को जो है जीआई टैग मिला था। 2017 में ही राज्य सरकार ने कड़कनाथ ऐप भी जारी किया था। किसने? मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ ने भी दंतेवाड़ा जिले में कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग का दावा किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने तो जारी किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने दंतेवाड़ा जिले में कड़कनाथ मुर्गे के लिए भी जीआई टैग दिया गया था कि यहाँ भी जो है कड़कनाथ मुर्गा है। क्लियर। तो इसकी जो
डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। और जो है जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने जो है बीसीसीआई को सलाह दी है कि इसको जो है इंडिया टीम की डाइट में इसको शामिल किया जाए, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है, हाल में ही जो है इसकी चर्चा में है। अब हम सबसे पहले जीआई जान लेते हैं। जीआई क्या होता है, यानी भौगोलिक संकेतक। जीआई का भी कई जगह जो है प्रयोग हुआ है, यानी एक तरह का संकेत होता है, ठीक है, जो ग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीआई क्या होता है, ये एक भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र है। यानी मान लीजिए कि जैसे चाय का उत्पादन अगर आपके शहर में होता है और एक विशिष्ट चाय तो बहुत जगह होती है, लेकिन अगर आपके शहर में एक विशिष्ट प्रकार की चाय होती है तो आपके शहर को एक जीआई मिल जाएगा, एक भौगोलिक संकेतक मिल जाएगा। क्लियर, यानी एक ऐसे उत्पाद को जो है जीआई दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट होना चाहिए। क्लियर, इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देती है। अगर किसी के साथ जीआई टैग लगा है तो उसकी विशिष्टता बढ़ जाएगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए है क्या, दार्जिलिंग की चाय। अगर चाय की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है दार्जिलिंग का, उसको जो है जीआई का टैग मिला है। जयपुर की जो है ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू कुछ प्रसिद्ध जीआई टैग हैं। क्लियर, अब आपको डीपली समझाने की आवश्यकता नहीं है कि जीआई टैग क्या होता है, इससे समझ में आ गया जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग का स्लोगन भी है अतुल्य भारत की अमूल निधि। अतुल्य भारत की अमूल निधि जो अपने आप में एक गुणवत्ता रखता है, एक विशिष्टता रखता है, इसीलिए उसको जीआई टैग मिला है। क्लियर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनिमय विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया गया है। वही राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं को भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया गया है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय उत्पाद था, यानी कि दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान होता है, यानी कि जो ये जीआई होता है, ये जीआई टैग जो है केवल इसकी जो लिमिट होती है वो 10 ईयर की होती है, 10 वर्षों की होती है। इसके बाद उसको आप कह सकते हैं रिन्यू करवाना होता है। क्लियर, जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद इस प्रकार है, जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल और बीकानेरी भुजिया। सबने खाई होगी, कोल्हापुरी चप्पल अक्सर लोग पहनते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या है जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे पहले 2004 में जो है दार्जिलिंग टी को मिला था। क्लियर, ये देखिए जीआई टैग के प्राप्ति के कुछ मायने होते हैं। उत्पादों का कानूनी संरक्षण मिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके शहर में कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको ज़्यादा पसंद करने लगे, अगर उसमें स्पेशल का टैग लग गया, तो मान लीजिए अगर वो समोसा भी है 5 रुपए का मिल रहा होगा, अगर उसमें जीआई टैग लग गया, या जीआई टैग की बात ही मत करिए, अगर वो आपके लिए स्पेशल हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी वृद्धि, उसके मूल्यों की वृद्धि होना तय है। क्लियर, तो जीआई टैग के भी यही मायने होते हैं। जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के अनाधिकृत उपयोग पर भी मतलब अधिक उपयोग नहीं किया सकता। जाहिर सी बात है, अगर जीआई टैग, अब दार्जिलिंग की चाय में भैया जीआई टैग लगा है, आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। दार्जिलिंग की चाय जो है आपको रेलवे स्टेशन में पीने के लिए नहीं मिलेगी, आपको जो है कुल्हड़ में चाय में नहीं पीने की मिलेगी। मतलब उसको अधिक रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बहुत कम उसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो उसको जीआई टैग मिला होता है। क्लियर, वो स्पेशल होता है। चौथा क्या है, गुणवत्ता उत्पाद सुनिश्चित करने में सहायक होता है, यानी उसकी गुणवत्ता जो है क्लियर हो जाती है। अगर जीआई टैग मिला है तो जीआई टैग मिलने के ही मायने होते हैं, उसकी भी कुछ प्रारूप होते हैं और तभी उसको जीआई टैग मिलता है। अगर उसको जीआई टैग मिला है तो उसकी गुणवत्ता नंबर 1 पोजीशन पे होगी। ये क्लियर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसको समझते हैं।
जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY या कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी यानी नेशनल हेल्थ एजेंसी को पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो हमारी नेशनल हेल्थ एजेंसी है उसका पुनर्गठन हो रहा है, उसको पुनर्गठन करके जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाया जा रहा है। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत के लिए किया जा रहा है, जिससे लोगों तक इसकी गुणवत्ता, इसकी अच्छाइयाँ पहुँच सकें। ठीक है, इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है तथा इसके स्थान पर परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण परिवार और कल्याण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है। यानी कि इस मंजूरी के साथ ही जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है उसको भी खत्म कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया है और इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है। क्लियर? निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्तरीय ढांचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष होगा। यानी कि जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जो ये गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है वो इनके अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। गवर्निंग बोर्ड योजनाओं को सुगम तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक तेजी गति से निर्णय लेने में सहायक होगा। गवर्निंग बोर्ड का गठन व्यापक स्तर पर किया गया है तथा इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में बारी बारी से राज्यों को प्रतिनिधित्व होगा। क्लियर? तो ऐसे और भी कई फैक्ट है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सक्षम, कारगर और पारदर्शी रूप में निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया के माध्यम से PMJAY लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी जो भी आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो उस योजना को जो है हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो सरकार कुछ नए फैसले कर लेती जा रही है। जो नेशनल हेल्थ एजेंसी थी उसको खत्म करके, उसको भंग करके उसके स्थान पर जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बना रही है। क्या बना रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यानी जो नेशनल हेल्थ एजेंसी थी उसको खत्म करके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना रही है। क्लियर? चलिए, जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बोंडा जनजाति। तो हम इसे बोंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बोंडा जनजाति है, हाल में ही ओडिशा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाली बोंडा जनजाति के लोग कोविड-19 के संक्रमण में पाए गए हैं। यानी हाल में ही ये बोंडा जनजाति कैसे चर्चित हुई, कैसे ये चर्चा में आई, उसका कारण है कि क्योंकि जो बोंडा जनजाति है वो उस बोंडा जनजाति के कुछ लोग जो है कोरोना यानी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। और कहाँ के? ओडिशा के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली बोंडा जनजाति के लोग कोविड-19 से क्या पाए गए? संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए ये बोंडा जनजाति जो है चर्चा में है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में, उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में। चलिए, इसके बोंडा जनजाति के बारे में हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। अगर देखिए बोंडा जनजाति को अगर आपको पहचानना है तो आप देख सकते हैं, जो बोंडा जनजाति होंगे, वो बोंडा जनजाति के जो लोग होंगे, उस जनजाति के लोग गले में जो है चांदी के आभूषण पहनते हैं। ये सबसे खासियत होती है। जो बोंडा जनजाति के लोग होते हैं उनकी ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस जनजाति के लोग जो है गले में एक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, चांदी के आभूषण पहनते हैं। तो बोंडा जो है मुंडा नरजाति समूह से संबंधित एक जनजाति है। यानी जो बोंडा है वो मुंडा नरजाति समूह से संबंधित एक जनजाति है जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के जंक्शन यानी इन तीनों राज्यों को आपस में मिलाने वाली एक सीमा है। उस सीमा के पास दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के मालकिनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी इनका निवास स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश यानी इन तीनों राज्यों
को आपस में मिलाने वाली जो सीमा है, उस सीमा के पास दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। यह जनजाति उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में खैरापुट ब्लॉक की पहाड़ियों में छोटी छोटी झोपड़ियों वाली बस्तियों में निवास करती है। अगर मलकानगिरी जिले में बात करें तो मलकानगिरी जिले के खैरापुट ब्लॉक की पहाड़ियों में छोटी छोटी झोपड़ियों में ये निवास करते हैं। ये भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं और रेमो के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी बोंडा जनजाति के लोग जो है रेमो के नाम से भी इनको जाना जाता है। और बोंडा भाषा में रेमो का मतलब होता है लोग। रेमो का मतलब क्या होता है? लोग होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनको रेमो के नाम से भी जाना जाता है और रेमो का मतलब होता है लोग। अगर बोंडा भाषा की बात करें, इनकी जो भाषा होती है बोंडा जनजाति की जो भाषा होती है बोंडा भाषा, और उस भाषा में रेमो का मतलब होता है लोग। क्लियर? इन्हें भारत में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये जो जनजाति है, इस जनजाति को विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह में वर्गीकृत किया गया है और इनकी जनसंख्या लगभग 7,000 है। क्लियर? ये अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। बोंडा के दो समूह, जो बोंडा जनजाति है उनको दो समूह में विभाजित किया गया है, एक लोअर बोंडा और एक अपर बोंडा। जो लोअर बोंडा होता है, ये लोअर बोंडा आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए दक्षिण ओडिशा के मालकिनी जिले में रहते हैं। और जो अपर बोंडा होते हैं, ये मालकिनी जिले के सुदूर गांवों के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये दो इनकी कैटेगरियां होती हैं। क्लियर? गुफॉर्म, ये जो गुफॉर्म होता है, भारत में बंधुआ मजदूर आप जानते होंगे, भारत में जो बंधुआ मजदूर या गोटी प्रणाली के बोंडा लोगों द्वारा गुफाम के रूप में जाना जाता है। यानी भारत में जो बंधुआ मजदूर होते हैं या जो गोटी प्रणाली होती है, तो उसे बंधुआ मजदूर को बोंडा लोगों को द्वारा गुफाम के रूप में जाना जाता है। तो जो उड़ीसा में जो जनजाति है, बोंडा जनजाति, वो उसमें जो है कोविड-19 कुछ लोगों में जो है कोरोना महामारी फैल गई है, कोविड-19 महामारी फैल गई है। तो उड़ीसा में जो 62 जनजाति समुदाय, यानी भारत में जो है उड़ीसा में 62 जनजाति समुदाय भारत में जनजाति आबादी का सबसे बड़ा विविध समूह निवास स्थान है। यानी उड़ीसा में 62 जनजातियां समुदाय 62 जनजाति समूह रहते हैं। इनमें से 13 जनजातियां जो है PVT-GS के अंतर्गत आती हैं। उड़ीसा में लगभग 20 ब्लॉक ऐसे हैं जहां 13 PVT-GS की बड़ी आबादी निवास करती है। गौरतलब है कि इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में कोविड-19 के संक्रमण व्यक्ति पाए गए हैं। यानी कि लगभग सारे ब्लॉक में जो है कोरोना के मरीज पाए गए हैं। उड़ीसा में संपूर्ण जनजाति आबादी 7 जिलों कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुर, मलकानगिरी एवं रायगढ़ तथा अन्य 6 जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। क्लियर? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसको हमने देखा। तो ये जो बोड़ा जनजाति है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत पक्का एग्जाम में मिलने वाला है। जिसको इसके जो भी फैक्टर बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पक्का 101% इसका आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय वन सर्वेक्षण, उसको देखते हैं। जो आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है भारतीय वन सर्वेक्षण 2019। ये टॉपिक हमारा प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके प्री के अलावा जो है मेंस के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ प्री की बात ही करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही देखेंगे। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पोज करके ही पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्री के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वही फैक्ट हम देखेंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वीडियो पोज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण 2019। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसको भारतीय वन सर्वेक्षण कहा जाता है। तो उसके द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। ISFR 19 जारी किया गया है। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है ये क्या कहती है उसको देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ष 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के
द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी वर्ष 1987 से ऐसा होता आ रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक यानी साल में 2 बार द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है सॉरी ये जो रिपोर्ट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, ये हर 2 साल में इसको जो है जारी किया जाता है। और ये उस सीरीज यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से, तब से ये अब ये जो 19 रिपोर्ट जो 19 है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 19 है, ये इस श्रेणी की जो है 19वीं रिपोर्ट है। ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट, अब याद रखिएगा, शायद आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कि ये श्रेणी की कौन सी रिपोर्ट है। 16वीं रिपोर्ट है। क्लियर। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। यानी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें सटीकता आए, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसके लिए जो वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो आप इसको जो है एक फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, मैं केवल वही फैक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे चैंपियन होम सेट वर्गीकरण भी दिया गया है। ठीक है। इस वर्गीकरण को वनों में 16 मुख्य वर्गों के में विभाजित किया, जिन्हें 221 उप वर्गों में बांटा गया है। इस तरह डिटेल में दिया गया है। जो हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम वही समझेंगे। ठीक है। आप चाहे तो वह वीडियो पोस्ट करके जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे ISFR 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। देशों वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। जो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े। क्वेश्चन प्री में क्या पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो नंबर 1 पे आपका मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे 79.63 से, थर्ड नंबर मेघालय और 4th नंबर पे मणिपुर, 5th नंबर पे नागालैंड है। इनके प्रतिशत भी दिए गए हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य वो कौन सा है? मिजोरम 85.14% के साथ। क्लियर। आप बाकी राज्यों के भी आंकड़े देख सकते हैं। क्लियर। देखिए अगला जो हमारा फैक्टर वो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी वो कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, वो है मध्य प्रदेश। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, 4th पे है उड़ीसा, 5th पे है महाराष्ट्र। नंबर 1 पोजीशन मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर पे, यानी मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वो कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर, जो पहले पोजीशन पे है मध्य प्रदेश। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी जो वन क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल में किन राज्यों में वृद्धि हुई है, उन जिन राज्यों में वृद्धि हुई है वन क्षेत्रफल में, तो अब कौन सा राज्य किस स्थान पे है? तो ये वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों में जो है कर्नाटक पहले स्थान पर है 1025 वर्ग किलोमीटर पे, यानी कर्नाटक पहले पोजीशन पे है, आंध्र प्रदेश जो है सेकंड पोजीशन पे और केरल थर्ड पोजीशन पे 823 वर्ग किलोमीटर पे। क्लियर। और भी यहाँ पे जो है राज्यों की दिए गए हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये जो फैक्टर थे ये हमारे प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की आर्द्र भूमि RFA के अंतर्गत आता है, यानी जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसकी बात की गई है कि गुजरात का सर्वाधिक एरिया जो है वो आता है RFA, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में गुजरात का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। क्लियर। अगर भारत में वनों में बढ़ता हुआ कार्बन स्टॉक की बात करें तो ये कार्बन स्टॉक कितना है? 56% है। अगर भारत के वनों की बात करें तो ये जो कार्बन का स्टॉक है लगभग 56% है। ठीक है। भारत में वनों में जो मृदा जैविक कार्बन है
जो कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाने वाले हैं, जो कि अनुमानतः 4 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कई सारे फैक्ट दिए गए हैं। आप जैसे बांस क्षेत्र हैं उनको आप देख सकते हैं, मैंग्रोव वनों की स्थिति देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति देख सकते हैं, जनजाति क्षेत्रों की स्थिति देख सकते हैं। ये सारे जो है, जैसे भारत में कुल वनावरण का जो है 21.40 क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं केवल आपको उतना ही देखना है, जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि वही आपके लिए प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम यहाँ पे प्री एग्जाम की ही बात कर रहे हैं। क्लियर। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में, इस आज के हमने टॉपिक में जो है लगभग हमने जो 10 टॉपिक कवर किए, 10 फैक्ट कवर किए जो प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब जो अगला वीडियो होगा हमारा, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें भी हम कुछ 10 जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, टॉपिक होंगे, उनको कवर करेंगे। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इससे संबंधित जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर हमें हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।